गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ग्रामर बुक है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम, उसका जो पहला चैप्टर है जनसंचार, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। जनसंचार, संचार का मतलब, जनसंचार से पहले जो संचार शब्द है उसके बारे में जानना जरूरी है। संचार क्या होता है? संचार जो है वो चर धातु से बना है। चर यानी चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, तो इसको हम कहते हैं संचार। अब जनसंचार मानिए लोगों के माध्यम से जो चीज़ कहीं से कहीं पहुंचती है। जैसे हम लोग बात करते हैं, अपने मन की अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी बातें बोलते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं हम कैसे ये प्रकट कर रहे हैं? अपने मन के भावों से, अपने बोल करके जो है दूसरे को बता रहे हैं, वो किसी और को बताता है। इस तरह से ये जो है बातें संचालित होती रहती हैं, इनको कहते हैं जनसंचार। तो अब ये जो है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बच्चा है तो बच्चा भी संचार करता है। बच्चा संचार कैसे करता है कि वो बोलना तो जानता नहीं है, लेकिन जब वो रोता है तो रोने के माध्यम से, माने अगर वो रो रहा है तो वो रोते हुए भी संचार कर रहा है। यानी बोल तो रहा नहीं, लेकिन वो रो करके अपनी माँ को ये बता रहा है कि उसे भूख लगी है या उसे किसी भी चीज़ की नीड है। तो ये भी संचार का एक तरीका होता है। अब जो संचार की परिभाषा है, यानी पहले जो है संचार का परिचय देना जरूरी है। संचार जो है, संचार के बिना जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना होता है। इस तरह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल होते हैं। तो ये तो परिभाषा और महत्व है इसका। अब जो है जनसंचार के तत्व हैं, तो तत्व जो हैं, पहला तत्व है इसमें स्रोत। तो स्रोत होता है, स्रोत कहते हैं साधन को, यानी जो आप जो संचार कर रहे हैं वो किस माध्यम से कर रहे हैं, कौन सा माध्यम है आपका संचार करने का, तो उसको कहते हैं, इसे हम संचारक भी बोलते हैं। यानी संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है, यानी कोई ना कोई माध्यम होता है। जैसे माध्यम टेलीफोन भी है, अखबार भी है, आपका इंटरनेट भी है, ये जो है टेलीविज़न भी है, ये सब जो हैं संचार, इसके संचार के स्रोत हैं। अब जो है जिसके मान लीजिए, जैसे आप अपने किसी भी फ्रेंड को या अपने किसी रिलेटिव को या किसी को कोई भी सूचना या अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप उसको तुरंत कॉल करते हैं, तो यानी आपने अपनी बात उस तक पहुंचा दी, तो ये हुआ स्रोत। अब दूसरा जो है वो है कूटीकृत या एनकोडिंग। एनकोडिंग कहते हैं, एनकोडिंग का मतलब होता है कि कोड वर्ड में बात करना। तो लेकिन इस एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी को कोड वर्ड बोल रहे हो, तो कोड वर्ड का मतलब है कि जिसको आप कोड वर्ड बोल रहे हो उसे भी उस कोड वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है, आप बोलेंगे, तो जब तक उसको नहीं पता होगा तो उसको कैसे समझ में आएगा कि आप अपनी बात उस तक कैसे पहुंचा रहे हो। तो ये होता है एनकोडिंग। तीसरा पॉइंट है इसका संदेश। संदेश यानी मैसेज। मैसेज आप किसी को पहुंचाते हैं, वो किसी भी माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं, आप लिखकर भी पहुंचा सकते हैं, और आप उसके फ़ोन के द्वारा मैसेज करके भी उसको मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरह से संदेश, या आप किसी व्यक्ति को भेजकर, जैसे मैसेंजर होते हैं, पहले टाइम में क्या होता था कि पहले टाइम में तो फ़ोन नहीं था, तो लोग जो है अपना संदेश या तो लिखकर भेजते थे या फिर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के पास भेज देते थे। जो भी उन्हें संदेश देना होता था वो उसको बता देते थे और वो जो है उसको उस तक उसका संदेश पहुंचा देता था। इस तरह से ये संदेश भी एक इसका तत्व है। फिर है माध्यम। संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं। यानी आप देखते हो कि जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें गानों की आवाज़ निकलती है, तो उस आवाज़ से ही सब पहचान जाते हैं भाई कौन से सॉन्ग की है ये ट्यून। तो ये जो तरंग, इसको तरंग बोलते हैं।
तो तरंगों से भी शब्दों की जानकारी हो जाती है। इस तरह से वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचाया जाता है। जैसे खाने की खुशबू वायु के माध्यम से, कैसे, जैसे किसी के यहाँ कोई भी पकवान बना है, कोई भी मीठा बना है, कुछ भी बना है, तो क्या होता है कि उसकी स्मेल फैल जाती है दूर तक। तो जब दूर दूर तक उसकी स्मेल फैल जाती है तो पता लग जाता है कि उसके यहाँ क्या चीज़, क्योंकि जो चीज़ें बनती हैं, जिनकी जो खुशबू फैलती है, उनकी खुशबू से ही मतलब आभास हो जाता है कि क्या चीज़ बनी है। पूरी बनती है तो पूरी की खुशबू अलग होती है, हलवा बनता है तो हलवे की खुशबू अलग होती है, कोई भी सब्ज़ी बनती है उसकी खुशबू अलग होती है। तो उससे जो है पहचान हो जाती है। यानी वायु तरंगों से भी हम एक दूसरे को संदेश भेज सकते हैं। फिर है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, आप उसको इंग्लिश में रिसीवर बोलते हो। तो ये प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी उसका डिकोडिंग करता है। अभी हमने पढ़ा था एनकोडिंग, ये एनकोडिंग का अपोजिट होता है ये प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। डिकोडिंग का मतलब है कि प्राप्त संदेश में निहित जो हमें मैसेज मिला है उसका मतलब क्या है, क्योंकि वो कोड वर्ड में होता है, तो उसका जो अंदर की जो उसका मतलब होता है वो प्राप्तकर्ता को समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये इसका प्राप्तकर्ता का अर्थ जो ये इसका तत्व है, इसका मतलब यही है कि जो भी कोड वर्ड में जो भी मैसेज आया है वो प्राप्तकर्ता को समझ में आना चाहिए। इसीलिए इसको एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया कहते हैं। इसमें जो संदेश प्राप्त करता होता है वो उसके चिन्ह होते हैं, कोई चिन्हों से भेजता है, कोड वर्ड कैसे भी भेज सकता है, तो वो सब चीज़ें उसको समझ में आनी चाहिए। फिर होता है फीडबैक। फीडबैक तो आप समझते ही हो कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रक्रिया को फीडबैक का मतलब होता है कि इसमें जो है ये जो आपका जनसंचार जो चैप्टर है, इसमें फीडबैक की बहुत महत्वपूर्ण यानी मेन रोल है। इसमें क्या रोल है कि इसे पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही। जब हमने ये सब चीज़ें यहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद लास्ट में आता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है ये सब चीज़ें जो है, इन सबको हम क्रॉस करते हुए जब यहाँ पहुँचे तो इन सबको क्रॉस करने में कोई बाधा, कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, तो इसका ये फीडबैक जो है जाता है, इसको हम फीडबैक बोलते हैं। इसके बारे में सारी जानकारी लेना, इसको फीडबैक कहा जाता है। और शोर तो आप जानते ही हैं, शोर यानी नॉइस। संचार की प्रक्रिया की जो होती है उसमें शोर जो है वो बाधा पहुंचाता है, क्योंकि जब आप जानते हो कि आप जब पढ़ते हो कहीं कोई आवाज़ आती है, शोर होता है, तो उसमें पढ़ाई नहीं होती। जब भी हम कोई काम करते हैं, यदि हम डिस्टर्ब होते हैं किसी भी चीज़ से, कोई वाहन की आवाज़ हो या फिर कोई बच्चों की आवाज़ हो या कैसी मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस हो, तो उससे हम डिस्टर्ब होते हैं, उसको हम शोर की ही वो कहते हैं। ये भी एक इसका तत्व है। अब हम संचार के प्रकार पढ़ेंगे। संचार के निम्नलिखित प्रकार हैं। सबसे पहला है सांकेतिक संचार, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक अगर आपको समझ नहीं आता तो ये इंग्लिश में भी इंटरपर्सनल इसको बोलते हैं, इंटरपर्सनल संचार। फिर है समूह संचार, उसके बाद है जनसंचार। अब देखो जो ये है सांकेतिक संचार, क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को संकेत या इशारे से बुलाते हैं, हमने किसी को इशारा किया, संकेत किया, तो उसको हम कहते हैं सांकेतिक संचार। अपने से बड़ों को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करना मौखिक संचार का एक उदाहरण है। मौखिक संचार के समय चेहरे और शरीर के विभिन्न अंगों की मुद्राओं की मदद ली जाती है। यानी जब हम मौखिक, लिखित में तो हम लिख कर दे देते हैं, लेकिन जो मौखिक होता है, मौखिक में क्या करते हैं, हम इशारे करते हैं, तो इशारों से ही समझ जाते हैं कि हम क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं। और दूसरा जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं या जिसको जो भी बात समझा रहे हैं, वो हमारे इशारों से समझ जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मौखिक संचार के समय चेहरे और शरीर के अंगों की मदद ली जाती है। माने हम जब किसी को बात समझाते हैं तो हम अपने शरीर के अंगों को उसी तरह से
एक्टिव रखते हैं जिस तरीके से हम उसको जो भी बात समझाना चाहते हैं। खुशी है, प्रेम है, डर है, ये सब अमौखिक संचार के द्वारा ही व्यक्त किए जाते हैं, यानी प्रकट किए जाते हैं। दूसरा है आपका अंतःवैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं, तो उसी का ये एक संचार है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, यानी जो संचार प्रक्रिया से रिलेटेड होता है वो भेजने वाला भी वही होता है और प्राप्त करने वाला भी वही होता है, यानी अंतर्मन से। इंटरपर्सनल का मतलब होता है अंतर्मन से। जब हम कुछ सोच रहे हैं तो सोचेगा तो वही व्यक्ति, एक ही तो व्यक्ति सोचेगा। जो भी वो सोच रहा है या वो कोई योजना बना रहा है या किसी को याद कर रहा है, तो वो तो एक ही व्यक्ति होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि याद तो हम कर रहे हैं और फीलिंग किसी और को आ रही है, तो ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति सोचता है वह अकेला ही होता है, जो किसी के बारे में सोचता है या किसी भी काम के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई पढ़ाई की प्लानिंग कर रहा है, कहीं जाने की प्लानिंग कर रहा है या अपने काम को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। 100 तरह की प्लानिंग करता है इंसान अपने उसमें, तो वो खुद ही करने वाला होता है। वो प्लानिंग भी मतलब सोचने वाला भी खुद ही होता है और प्राप्त करने वाला भी खुद ही होता है। इसलिए इसे जो है यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है, इसलिए इसको इंटरपर्सनल संचार कहते हैं। जब हम पूजा, इबादत या प्रार्थना करते हैं और हमारा ध्यान उसमें होता है, तो वो भी एक तरह से इंटरपर्सनल संचार ही होता है। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है, यानी अपने से शुरू होती है। जो भी इंसान डूअर करने वाला होता है, वो सबसे पहले अपने मन में, उसके मन में ही विचार आते हैं और तभी वह कुछ करता है। उसके बाद है आपका समूह संचार। तो जो समूह संचार है, इस संचार में हम जो भी कुछ कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए नहीं होकर पूरे समूह के लिए होता है। समूह कहते हैं ग्रुप को। तो जो भी हम कुछ कहते हैं, जो भी हम कोई भी बात हो, वो तो पर्सनली किसी व्यक्ति को ना कह करके एक समूह को, जैसे क्लास है तो क्लास में सभी बच्चे होते हैं, तो हम पर्सनली किसी इंडिविजुअली किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को ना कह करके जो बात हमें बतानी होती है वो हम पूरी क्लास को बताते हैं। तो इसे कहते हैं समूह संचार। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस के जरिए हल करने के लिए होता है। यानी देश में, समाज में या क्लास में, क्लास से हम शुरुआत करते हैं। जैसे क्लास भी एक तरह का समूह है। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की, वो मान लीजिए एक बच्चे की प्रॉब्लम है तो वो तो सभी को हो सकती है, तो उसका जो सॉल्यूशन किया जाता है वो सभी के लिए किया जाता है। इसी तरह से कोई भी समाज की समस्या है या देश की समस्या है, तो वो एक समूह में जाती है जिससे उसका समाधान, कोई भी बात हो, देश में कुछ भी घटित हो तो सबको पता लग जाता है। तो जो समाधान है तो वो उसमें कोई ना कोई उसमें समाधान करता भी मिल जाता है, इसलिए इसको समूह संचार कहते हैं। संसद में जब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है तो यह भी समूह संचार का ही एक तरीका है, यानी एक उदाहरण है। क्योंकि संसद में आपने देखा होगा कि सभी नेता लोग, सभी मंत्री सब बैठे रहते हैं, तो उसमें किसी न किसी विषय पर जब चर्चा होती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो कोई उसका सॉल्यूशन भेजता है। तो इस तरह से उसमें समूह में जो है प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। फिर है आपका जनसंचार। जनसंचार जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी, यानी हम फेस टू फेस बात ना करके किसी यांत्रिक माध्यम से, जैसे टेलीफोन से हमने बात कर ली, तो इस तरह से जब हम बात करते हैं तो एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश, यानी किसी भी यांत्रिक माध्यम से हम, आपने देखा होगा कि फ़ोन से भी हम जो है जिसको हम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं कि कॉन्फ्रेंस पे आ जाओ, तो एक व्यक्ति के होते होते हम अनेक व्यक्तियों से कनेक्टेड हो जाते हैं। या फिर टीवी पर है, टीवी पर जब कोई, पहले तो टीवी ही था, कोई भी बात करनी होती थी, कोई व्यक्ति अगर गुम हो जाता है या कुछ भी कोई सूचना देनी है तो उसका टीवी पर दिखा दिया जाता था, तो उससे क्या होता था कि वो सब लोगों तक पहुंच जाता था। तो ये जो है हम फेस टू फेस बात ना करके किसी तकनीकी माध्यम से जब हम दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं तो इसे हम बोलते हैं
जनसंचार। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है, यानी संदेश एक होता है और यंत्र कोई भी यांत्रिक माध्यम होता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट जिसको आप बोलते हैं, जैसे फ़ोन वगैरह, इंटरनेट, ये सब जो होते हैं ये यांत्रिक माध्यम होते हैं। इससे बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, यानी इसका यूज़ किया जाता है तो जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है। जैसे मैं आपको अभी बता रही थी कि जैसे टीवी है या फिर मोबाइल है, अखबार भी आ सकता है, इसमें रेडियो भी है, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब इसके साधन हैं। अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, लेकिन प्रेस के जरिए उनकी हजारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग पहुँचाई जाती है। यानी जब हम कोई सूचना या कोई विचार या कोई खबर जब हम अखबार में छाप देते हैं तो अखबार तो इतने लोग लेते हैं तो वो पता नहीं कितने लोगों तक वो बात पहुंच जाती है। तो ये जनसंचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। थैंक यू। बच्चों, अब हम जो हैं जनसंचार की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या विशेषता है। विशेषताएं यानी क्वालिटीज़, हर चीज़ की, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, उसकी विशेषताएं ज़रूर होती हैं। विशेषताएं यानी क्वालिटीज़, क्या क्या उसमें क्वालिटी है। तो इसी तरह से जनसंचार की भी विशेषताएं हैं। तो जो इसका पहला पॉइंट है वो है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेश सबके लिए होते हैं। यानी जनसंचार के माध्यम से जो भी संदेश भेजा जा रहा है, जो भी मैसेज भेजा जा रहा है, जो भी विचार भेजा जा रहा है, जो भी घटना भेजी जा रही है, वो जो है चाहे वो प्रकाशित हो चाहे वो प्रसारित हो, वो सभी के लिए होता है। दूसरा है संचार। जनसंचार का संचार के अन्य रूपों में एक फर्क यह भी है कि इनमें संचारक यानी जो संचार करने वाला है और प्राप्तकर्ता यानी जो रिसीवर है, उनके बीच सीधा संबंध नहीं होता। वो किसी न किसी माध्यम से जो है मैसेज पहुंचाते हैं, वो डायरेक्ट उनका इंटरेक्शन नहीं होता। फिर उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की ज़रूरत होती है। यानी कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसकी आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। इसके बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल हो जाता है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। यानी समाचार पत्र, जो समाचार पत्र होते हैं वो उनके लिए भी एक संगठन होता है जो समाचार पत्र छपते हैं। अब क्योंकि समाचार जो पत्र होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं, वो कई तरह के होते हैं। कोई नवभारत टाइम्स होता है, कोई अमर उजाला होता है, कोई दैनिक जागरण होता है। तो इनके लिए अलग अलग जो है संगठन बने हुए हैं। इसी तरह से जो रेडियो प्रसारण होता है, तो रेडियो प्रसारण में आप देखते होंगे अलग अलग स्टेशन हैं, कहीं से न्यूज़ आती है, कहीं से गाने आते हैं, कहीं से कुछ आता है। तो ये सब अलग अलग संगठन होते हैं। तो इन संगठनों का होना बहुत ज़रूरी है। बिना संगठन के कोई भी जनसंचार नहीं चल सकता। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका कि जनसंचार माध्यम ढेर सारे द्वारपालों का काम करता है। ढेर सारे द्वारपालों का काम कैसे करता है कि द्वारपाल, जिस तरह से द्वारपाल व्यक्ति होता है या व्यक्तियों का समूह होता है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। यानी जिस तरह से ये जो विचार होते हैं, जो घटना होती है, जो भी कुछ एजेंडा होता है, वो सब इकट्ठा किया जाता है, उसको फिर छांटा जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। तो ये सब जो है ना, ये सब एक संगठन का काम होता है। उसी संगठन के माध्यम से इसको प्रसारित किया जाता है, प्रसारित या प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो है, ये इसकी संचार की विशेषताएं हैं। बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि जो जनसंचार जो है इसके
जो द्वारपाल होते हैं, इसके जो माध्यम होते हैं, वो द्वारपाल का काम करते हैं। तो उनके बिना जो है ये, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है, उनके बिना ये महत्वपूर्ण, वो जो है बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ये जो है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे जितने भी सार्वजनिक हित हैं या पत्रकारिता के सिद्धांत हैं या मूल्य हैं, आचार संहिता है, उनके अनुसार जो है वो सामग्री को संपादित करते हैं और उसके बाद ही उनका प्रसारण करने का काम करते हैं। संचार के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है संचार का कार्य सूचना देना, यानी जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना यानी इन्फॉर्म करना होता है। हमें उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, यानी जब एक दूसरे के पास इंफॉर्मेशन जाती है तभी पूरी दुनिया की बातें लोगों को पता चलती है। यानी कहीं भी विभिन्न क्षेत्रों से जो है, विभिन्न जगहों से जो है, जो भी घटनाएं होती हैं वो आती हैं और वो एक दूसरे के माध्यम से लोगों तक पहुंचती हैं। तो ये सूचना देना जो है इसका प्रमुख कार्य है। हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। दूसरा है इसका पॉइंट शिक्षित करना यानी आपको पता है शिक्षित करना यानी एजुकेटेड करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की भी होती है। ये भी जनसंचार का एक प्रमुख कार्य है कि वो लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करें। यहाँ शिक्षित करने से मतलब है कि उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराए और उसके प्रति उनको जागरूक करें, उनको सजग बनाएं। तीसरा पॉइंट है मनोरंजन करना। मनोरंजन तो आप सभी जानते हो मनोरंजन किसको कहते हैं, है ना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन हैं। अब मनोरंजन किस चीज़ से होता है मनोरंजन? बच्चे जो हैं उनके पास टॉयज़ होते हैं, वो टॉयज़ से मनोरंजन करते हैं। बहुत से बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं तो मोबाइल से अपना मनोरंजन करते हैं। कुछ को आदत होती है कि वो टीवी देखते हैं, टीवी से ही अपना मनोरंजन करते हैं। टीवी पर अनेक तरह के प्रोग्राम आते हैं, किसी को कार्टून अच्छा लगता है तो किसी को न्यूज़ सुनना अच्छा लगता है, तो किसी को कोई प्रोग्राम अच्छा लगता है, वो उस प्रोग्राम को देख करके अपना मनोरंजन करता है। तो इस तरह से जो है इसमें ये इसके माध्यम भी हैं कि सिनेमा है, टीवी है, रेडियो है। रेडियो में अब पहले तो टीवी थे नहीं, रेडियो ही थी, तो रेडियो के माध्यम से ही लोग बाग अपना मनोरंजन करते थे, यानी गाने सुनते थे या न्यूज़ सुनते थे। तो जो भी कुछ उनको अच्छा लगता था, अनेक तरह के प्रोग्राम आते थे रेडियो पर। अब आजकल तो जो है टीवी और मोबाइल जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, इनसे ही लोग बाग अपना मनोरंजन करते हैं। लेकिन पहले रेडियो भी एक माध्यम था। और कुछ लोग जो हैं वो नॉवेल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कार्टून पढ़ते हैं। जो भी बच्चों का टेस्ट, मतलब जो भी इंसान का टेस्ट होता है वो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपना मनोरंजन करता है। उसके बाद होता है एजेंडा तय करना, यानी एजेंडा तय करने का मतलब होता है कि जनसंचार माध्यम सूचना और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। यानी जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं तो उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं। यानी जो भी कोई मुद्दा समाज में या देश में उठता है तो उस मुद्दे को जो है या मतलब अब मुद्दा उठने का मतलब कैसे उठता है मुद्दा की, या तो वो समाचार पत्रों में आता है या फिर वो किसी भी उससे जो है उसको इतना हाईलाइट कर दिया जाता है कि उसको जो है ऊंचाई तक पहुंचा दिया जाता है। तो उसे जो कवरेज करने का काम होता है वो जनसंचार का ही एक माध्यम है, यानी उसको एजेंडा तय करना कहा जाता है। ये जो है इसमें जो घटनाएं हैं या मुद्दे हैं वो, क्योंकि जब अखबार में छप जाते हैं तो अखबार जो है बहुत दूर दूर तक लोगों तक पहुंचता है, जिससे वो एक चर्चा का विषय बन जाते हैं। लोग बाग उसी पर अपनी चर्चा करते हैं। तो ये एजेंडा तय करना भी इसका प्रमुख कार्य है। फिर है निगरानी करना। जैसे निगरानी से ही स्पष्ट है, निगरानी का मतलब होता है देखभाल करना, उस पर नज़र रखना, नज़र बंद करके उसको रखना, है ना।
जैसे बहुत से लोगों में आदत होती है कि फ्रेंड्स में ही देख लो, तुम लोग आपस में एक दूसरे पर नज़र रखते हो, अब ये क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है ना। क्लास में भी बच्चे जो हैं एक दूसरे की शिकायत करते हैं, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता, और अपने उस पर जो दूसरा उसका जो अपोजिट पार्टी होती है उस पर ध्यान होता है कि ये क्या कर रहा है और मैं जिससे इसकी शिकायत करूँ। तो ये निगरानी करना यानी देख रेख करना, ध्यान देना किसी भी चीज़ पर। तो किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक प्रमुख कार्य जो है सरकार और संस्थाओं पर जैसे के कामकाज पर निगरानी रखना है कि सरकार क्या कर रही है ना। अब क्या चल रहा है लोकतंत्र में, अब क्या चल रहा है, तो ये सब जो है इसमें ये निगरानी करना जो है लोगों का काम होता है। ये जनसंचार का एक माध्यम कार्य है प्रमुख। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन या संस्था में कोई अनियमितता बढ़ती जा रही है, अनियमितता का मतलब है कि काम जो है बिल्कुल फ्लो में नहीं चल रहा है, फ्लो से टूट गया। जैसे कोई भी जो है हम लोग जो है जैसे बच्चे ही हैं, मान लीजिए जैसे आप लोग कोई चैप्टर पढ़ते हो है ना, तो सीक्वेंस में पढ़ते हो कि भाई एक पैराग्राफ के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो अगर आपको फ्लो टूट जाए तो उसको बोलते हैं अनियमितता, यानी सीक्वेंस में गड़बड़ी आ जाना। तो जो है इसे जो है लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी भी जनसंचार के माध्यम की ही है। सरकार अगर अच्छा काम कर रही है, बीच में अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसमें जो है लोग बाग एकदम सजग हो जाते हैं, एकदम से उस मुद्दे को उठा लेते हैं कि अरे यहाँ ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़, यानी जो अच्छा काम होता है उसको तो भूल जाते हैं, और जो बीच में अगर गड़बड़ हो जाए तो उसको मुद्दा बना लेते हैं। फिर है विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में अनेक प्रकार के विचारों अभिव्यक्ति ने अपने मन की बात कहना का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। यानी अखबार में एक जो अखबार का जो एक पेज होता है संपादकीय, उस पर लिखा रहता है, तो जो वो पेज होता है उस पर किसी घटना, यानी उस पर यदि कोई घटना लिखी हुई होती है या कोई भी मुद्दा होता है, उस पर जो है जो लेखक है वो अपने विचार व्यक्त करता है। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। अगर संपादकीय में कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी घटना है या कोई मुद्दा है, तो उस पर लेखक लिखता है। तो जो है अब वो क्या टॉपिक देता है, संपादकीय के नाम चिट्ठी, क्योंकि संपादक ने वो लिखा है, एडिटर ने लिखा है, तो उसके नाम चिट्ठी। इस तरह से वो टॉपिक डालता है और उससे जो है उसको अपनी बातें व्यक्त करने का, अपनी बातें एक्सप्रेस करने का मौका मिल जाता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी कार्य करता है। धन्यवाद बच्चों, आज का ये टॉपिक आपका यही समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर फिर मिलेंगे। थैंक यू।